जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत है आपकी अपनी क्लास, अपनी केमिस्ट्री क्लास, 10th क्लास केमिस्ट्री में। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं न सिर्फ बेहद इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है 10वीं क्लास के लिए, और आगे जब आप साइंस लेंगे 11th 12th में जा करके तो उसमें भी ये केमिस्ट्री में ये बहुत मायने रखता है ये चैप्टर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक। ये चैप्टर नंबर 4 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको बड़े ध्यान से हमको पढ़ना है और इसको पढ़ते समय मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि कृपया कॉपी अपने साथ में रखिए, पेन अपने साथ में रखिए और नोट करते हुए आपको इसका अध्ययन करना है। तो देख लेते हैं पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि जो कार्बन है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसकी यौगिक। पहले कार्बन को समझ लेते हैं कि कार्बन क्या है। कार्बन एक एलिमेंट है, जैसे कि अपन चैप्टर नंबर 5 में बहुत सारे एलिमेंट्स को पढ़े हैं, लगभग 118 एलिमेंट्स को अपन ने सीखा है। उसमें पीरियोडिक टेबल में जो व्यवस्थित किए गए हैं उनमें से एक एलिमेंट क्या है, कार्बन है, जिसका कि एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। ये एटॉमिक मास है कार्बन का, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार जो क्या है इसका 12 है। और इसका कार्बन का जो सिंबल है, सिंबल इसका जो इसको दिखाने का जो तरीका है, कार्बन को सी से दिखाते हैं। ये जो कार्बन है 6 परमाणु क्रमांक, 12 एटॉमिक मास और कार्बन का सी इसका सिंबल है। और ग्रुप नंबर 14 में ये है, कहाँ पे है, ग्रुप नंबर 14 में, 14 में, जिसका उस पूरे ग्रुप का ही नाम क्या है, कार्बन फैमिली, क्योंकि ये कार्बन जो है उस ग्रुप का पहला कंपाउंड है, इसलिए उस पूरे ग्रुप का नाम क्या है, कार्बन फैमिली। 14 जो समूह है उसमें पाया जाता है। इसका जो अपन एटॉमिक नंबर से अगर इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो ये आता है 2,4। और इसका जो लास्ट सेल है या जो सेकंड सेल है वही इसका लास्ट सेल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसकी इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4। वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी फिर 4, क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 है। और इस 4 संयोजकता को हम कैसे दिखाते हैं, इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, मतलब 4 अलग अलग ये सिंगल बॉन्ड के रूप में, मतलब कोई भी मोनो एटॉमिक या एक संयोजी जो तत्व होगा वो इससे 4 अलग अलग बॉन्ड बनाएगा, कहने का मतलब ये है। और इस 4 संयोजकता होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट, चतुसंयोजी। कार्बन को क्या बोलते हैं, 4 संयोजकता वाला चतुसंयोजी। और ये 4 संयोजकता के कारण ये एक संयोजी तत्व से या एक संयोजी परमाणु से जब जुड़ेगा तो 4 एकल बंध बनाएगा। क्या बनाएगा, 4 एकल बंध बनाएगा। 4 एकल बंध कैसे बना लेगा, ये इस तरीके से 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे इसमें। ये हाइड्रोजन चूंकि कैसा रहता है, एक संयोजी परमाणु है जिसकी संयोजकता 1 होती है, और ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ गए। अगर द्विसंयोजी कोई परमाणु इसके साथ जिसकी संयोजकता 2 है, ऐसा कोई परमाणु इससे बंध बनाता है, जैसे कि ऑक्सीजन बनाएगा, तो क्या बनेंगे, 2 द्विबंध बनेंगे। क्या बनेंगे, 2 द्विबंध बनेंगे। अगर ऑक्सीजन इससे जुड़ता है तो ये 2 संयोजकता को फिल करेगा इस तरीके से। अगर त्रिसंयोजी कोई परमाणु है, 3 संयोजकता वाला कोई परमाणु कार्बन से आकर के जुड़ता है तो एक त्रिबंध बनता है। कैसे, ऐसे। अब 3 संयोजकताएं तो यहाँ पर नाइट्रोजन ने ले ली इसकी, और एक फ्री बचती है, तो यहाँ पर और कोई मोनो एटम कोई आकर के और जुड़ सकता है, ये फ्री रहेगी, समझ गया ना। तो जब कार्बन एक संयोजी परमाणु के साथ जुड़ेगा तो 4 एकल बंध बना लेगा, द्विसंयोजी परमाणु के साथ जुड़ेगा तो 2 द्विबंध बना लेगा, और 3 संयोजी परमाणु के साथ जुड़ेगा तो एक त्रिबंध यहाँ पर बना लेगा। तो इसको आप नोट भी करते चलिए साथ में, आपको समझने में समस्या नहीं आएगी। तो नोट करेंगे तो बाद में भी आप देख सकते हैं इसको। और ये जो कार्बन है 4 संयोजकता वाला तत्व है, 4 संयोजकता होने के कारण, टेट्रावैलेंट होने के कारण, चतुसंयोजी होने के कारण इसके प्रकृति में बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। आपको एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा
कि जो हमारी रसायन विज्ञान है या केमिस्ट्री है उसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसकी 3 ब्रांचेस बनाई गई हैं, ऐसा कह सकते हैं। केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक रसायन, और तीसरा जो है वो है कार्बनिक रसायन। ये जो कार्बनिक रसायन है ये तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में हम केवल और केवल कार्बन के कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं। अब आप सोच लीजिए कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, कि कार्बन और उसके इतने सारे यौगिक बनते हैं, इनको एक अलग ही ब्रांच में रख दिया गया है, एक अलग ही पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और उसको नाम दे दिया गया है कार्बनिक रसायन। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अब ये कार्बनिक यौगिक होते क्या है? कार्बनिक यौगिकों की जो पुरानी मान्यता है उसके अनुसार कार्बन के जो यौगिक हैं वो पहले केवल किस में मिलते थे? लिविंग्स में मिलते थे, ऐसी मान्यता थी। जब तक कि आगे की खोज नहीं हुई थी, डिस्कवरीज नहीं हुई थी, तब तक ऐसी मान्यता थी कि कार्बन कंपाउंड्स फाउंड ओनली इन लिविंग्स, केवल जीवितों में ये कार्बन कंपाउंड मिलते हैं, और जो कि किससे बनते हैं? एक वाइटल फोर्स होता है, जैविक बल होता है, उसके कारण इनका निर्माण बॉडी के अंदर ही होता है। लिविंग्स में कौन आते हैं? मानव जाति या जानवर आते हैं और पेड़ पौधे आते हैं, तो इनमें ही ये मिलते थे, ये पुरानी मान्यता के अनुसार। लेकिन 1828 में एक साइंटिस्ट हुए वोलर, फ्रेडरिक वोलर, इन्होंने क्या किया? अपनी लैब में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड या एक कार्बन का यौगिक का निर्माण किया, जिसका नाम था क्या? यूरिया। यूरिया से तो आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे, आजकल खाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, रासायनिक खाद है, उसके रूप में यूरिया का खूब उपयोग किया जाता है। तो फ्रेडरिक वोलर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था? अपनी लैब में यूरिया को बनाया था अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट एक यौगिक है, उससे लैब के अंदर यूरिया को प्रिपेयर किया था, जो कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि लैब में बनाया गया था। पहला कार्बनिक यौगिक था जो कि लैब में बनाया गया था। क्या? यूरिया। कब बना था? 1828 में। किसने बनाया था? फ्रेडरिक वोलर ने। ये आप याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, फ्रेडरिक वोलर, जिन्होंने क्या किया था? यूरिया को लैब में सिंथेसाइज किया था अमोनियम साइनेट से। समझ गए ना? उसके बाद से जैसे ही यूरिया सिंथेसाइज हुआ, उसके बाद से कई सारे साइंटिस्ट ने मिलकर के बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या कार्बनिक यौगिकों को कहां पर बना दिया? लैब में बनाना शुरू किया। और इतने सारे कंपाउंड्स आज हैं कि उनकी एक अलग ही ब्रांच बनाई गई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनको, जिनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम केवल और केवल कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। और ये जो चैप्टर 10वीं क्लास में अपना है, कार्बन और इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक, ये पूरी कार्बनिक रसायन का आधार है, फंडामेंटल चैप्टर है। इसलिए इसको मैंने पहले ही बोला था, इसको अपन को हल्के में नहीं लेना है, इसको बहुत अच्छे से अपन को अध्ययन करना है। तो यहाँ तक की बात अपन को समझ में आ गई कि ये जो प्रॉपर्टी है इसकी, कार्बन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चतुस्संयोजी होता है, टेट्रावैलेंट होता है, और ये इस तरीके से बंध बना सकता है। लेकिन ये जो बंध बनते हैं ये कैसे बंध होते हैं? सहसंयोजी बंध होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं इसको अपन पढ़ेंगे। पिछली जो चैप्टर 3 था या चैप्टर 3 था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें अपन ने एक कंपाउंड फॉर्मेशन पढ़ा था, आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन, आयनिक यौगिकों का बनना। उसमें आयनिक यौगिक बने थे आयनिक बंधन के थ्रू। आयनिक बंधन हुआ था, उसमें पहले जो एलिमेंट्स थे वो आयन फॉर्म में आए, उन्होंने आयन बनाए, प्लस माइनस चार्ज वाले आयन, ऋणायन और धनायन बनाए, और धनायन और ऋणायन जब आपस में कंबाइन हुए तो आयनिक बॉन्ड बना था। उसमें क्या खास बात थी कि एक जो तत्व धनायन बना रहा है उसने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन अपना दान कर दिया था जो ऋणायन था उसको। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, जो सहसंयोजी बंध रहता है उसमें ना तो इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा छोड़ा जाता है और ना इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा लिया जाता है। फिर क्या होता है? इसमें होती है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। क्या होता है? शेयरिंग, शेयर किए जाते हैं।
तब जाकर के सहसंयोजी बंध बनता है। अब शेयर कैसे किए जाते हैं कि भाई ऑक्टेव रूल को फॉलो करने के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन या तो ले लिया जाए या दे दिया जाए, या फिर दूसरा तरीका है कि शेयर कर लिया जाए, जिससे दोनों का काम हो जाए, दोनों के ऑक्टेव फुलफिल हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के जो भी कंपाउंड आपस में रिएक्शन कर रहे हैं उनके में 8 इलेक्ट्रॉन फुल हो जाए। अब इसके लिए ये जो कार्बन है उनका, ये चूंकि क्या है, इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, टेट्रावेलेंट है। अब अगर ये कंपाउंड बनाता है तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन अपने किसी को दे दे तो किस फॉर्म में आ जाएगा, C4+ में, ये इसका धनायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धनायन। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसको पॉसिबल करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन कंपाउंड, कार्बन का यौगिक कार्बन का एलिमेंट 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़े, त्याग करे, उनका डोनेट करे, इसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। क्योंकि कार्बन में 6 क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 ही क्या है प्रोटॉन्स हैं। दोनों चीजें क्या है 6। अब इसने मान लो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 2, और प्रोटॉन कितने रहेंगे, 6 के 6 रहेंगे। तो 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज कितना 6 और नेगेटिव चार्ज कितना बचेगा 2। कब, जब 4 इलेक्ट्रॉन इसके निकल जाएंगे तो ये पॉसिबिलिटी, ये थोड़ा बैलेंस इसका गड़बड़ा जाएगा, ये एटम जो है एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, समझ गया ना। और इसके लिए बहुत एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी के ले ले, दूसरी कंडीशन है 4 इलेक्ट्रॉन किसी के ले ले, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 पहले से ही हैं, 4 और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस पर। और प्रोटॉन कितना है, धनायन चार्ज कितना 6 ही रहेगा, वो तो बदलने वाला है नहीं। तो 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। बैलेंस इसका गड़बड़ हो जाएगा तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, समझ गया ना। तो इस तरीके से ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है और ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मतलब ना तो 4+ आयन बना सकता है और ना ही C4 नेगेटिव ऋणायन में तब्दील हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है नहीं। इस चक्कर में क्या करता है, फिर इस सहसंयोजी बंध या कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, ये अपन सिंपली हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को लेकर के समझ लेते हैं। H2 का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ये सहसंयोजी बंध के थ्रू होता है। अपन को सबको पता है हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या बनना है, H2 बनना है। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसको ये, और दूसरा जो हाइड्रोजन है उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाएंगे, शेयर कर लेंगे ये दोनों। तो दोनों के ही, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसका जो फर्स्ट सेल रहेगा वो फुलफिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इस हाइड्रोजन के पास भी क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। क्योंकि ये दोनों ने शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। और ये शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन है ये कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। और 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के कारण इसके बीच में, दोनों के बीच में क्या बना है, एक सिंगल बंध। ये जो सिंगल बंध बना है और जिसके कारण से H2 का फॉर्मेशन हुआ है, यही क्या है, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध या कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध ये बना हुआ है। सहसंयोजी बंध कब बना है, इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, शेयरिंग हुई है, साझेदारी हुई है। क्या हुई है, साझेदारी। तो साझेदारी से इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से जो बनने वाला बॉन्ड होता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड ही कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स मिलेंगे अपन को उनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग मिलेगी। तो अभी आप इतना तैयार कर लीजिए, इसके बाद जो है कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं और इस पर विस्तृत अपन जानकारी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आप इसको अच्छे से नोट करके पढ़िएगा। ये फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।